Hello dear students, so this video is for errors in measurement. This is another simple and easy going topic, right? You can expect questions in mains and sometimes in advance as well. बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 2-3 सेट फार्मूलाज हैं, आपको वो लर्न करने हैं और उसको अप्लाई करना सीखना है, तो फेयरली ईजी. अगेन जैसा मैंने डायमेंशंस के लिए बोला था वैसे मैं एरर्स के लिए बोलूँगा. इस टॉपिक को अगर आप इग्नोर करो और एग्जाम में ना करके आओ, मतलब इट्स नॉट अ गुड आइडिया. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डियर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें, अगर आप लैब में जाते हैं, आपको लैब में एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है, तो लेट्स से दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी यू वांट टू मेजर. सो उसका मेजरमेंट इट इज़ प्रोन टू एरर. मतलब ऐसा लाइफ में कोई पॉसिबल ही नहीं है मेजरमेंट जो कि 100% फुल प्रूफ हो, एक्यूरेट हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उसकी वजह से एरर आ सकती है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट की वजह से एरर हो सकती है. तो देयर वुड बी वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर्स. वहाँ हमको नहीं, उस डायमेंशन में हमको नहीं जाना है. हमें ये मानना है कि एरर आ गई है, अब उसको हमें हैंडल कैसे करना है. ठीक है, तो एरर जब आ गई तो उसको हैंडल कैसे करना है, इसके लिए हमारा पूरा फोकस है इस वीडियो का. सो वी हैव टू बी लिटिल फोकस, क्योंकि आप इधर उधर भागोगे, इस टॉपिक में रिसर्च करने जाओगे तो वो अपना मोटिव नहीं है. अपना मोटिव है कि एक मेजरमेंट हुआ है, उसकी कुछ वैल्यूज़ मिले हैं, अब उन मेजरमेंट्स को यूज़ करके हम कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ हो रहे हैं, तो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला, उसमें एरर कितनी आएगी उसको हमको समझना है. ठीक है, तो पहले हम जरा बेसिक समझते हैं कि मान लो आपको एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको मेजर कर रहे हो, जिसको आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो कभी भी एक बार में उसको फाइनल नहीं करते हो. सिंपल रीज़न इज़ कि एक बार फाइनल करना मतलब कि आपको पूरा भरोसा है अपनी रीडिंग पे कि ये सही रीडिंग है. ऐसा नहीं होता है. हम उस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं. वी रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट डिसेंट नंबर ऑफ टाइम्स. जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी हैविंग, यू आर मूविंग क्लोजर टू द एक्चुअल रिजल्ट. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन अ स्पैन ऑफ 10 रीडिंग्स या 20 रीडिंग्स जो भी आपकी इवेंचुअल एरर आएगी वो थोड़ी सी एवरेज आउट हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हमने मेजर्ड वैल्यूज़ को A1, A2, A3 बोला है, AN तक, मतलब हमने n रीडिंग्स लिए हैं. n रीडिंग्स में सबकी इंडिविजुअल वैल्यू A1, A2 and इस तरीके से AN तक है. तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी उसकी? एक्चुअल रीडिंग होगी इन सबका मीन. तो A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइड बाई n, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है AM. दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू. क्यों इसको एक्चुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने मीन निकाल लिया है. मीन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू. अब अगर हम एरर्स निकालें इंडिविजुअल, वंस वी फाइंड आउट दिस इंडिविजुअल एरर्स कैसे निकलेंगे? डेल्टा A1 मतलब, डेल्टा A1 मतलब कि फर्स्ट रीडिंग का एरर, दैट विल बी एक्चुअल रीडिंग, सॉरी एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्चुअल रीडिंग. सो A मीन माइनस A1. ऐसे डेल्टा A2 क्या आएगा? AM माइनस A2, और इस तरीके से आप निकालते जाएंगे. तो ये डेल्टा AN तक AM माइनस AN, ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये क्या है? ये इंडिविजुअल रीडिंग्स की एरर्स हैं. ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको अगर मीन एरर निकालनी है, मतलब ओवरऑल रीडिंग्स में मेरी क्या एरर आई है, तो उसके तरीका होता है कि आप इन सारी रीडिंग्स को ऐड कर लो और उसको n से डिवाइड कर दो. यू विल गेट योर मीन एरर. तो अब हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है गाइज, उसको हम कैसे, ये सब चीज़ें तो इतना यूज़फुल नहीं है आपके लिए. फ्रॉम दिस चैप्टर पर्सपेक्टिव आपको ये याद रखना है कि हम किसी भी रीडिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस उसमें क्या एरर पॉसिबल है. ठीक है, तो ये दिस इज़ द, जैसे मान लो मैंने लिखा है कि एक लेंथ की वैल्यू मैंने लिखी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर. ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा होगा. तो इसका मतलब ये होगा कि जो लेंथ जो मैंने मेजर करी है उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 है और जो एरर पॉसिबिलिटी है वो 0.2 प्लस माइनस है. मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इस वैल्यू के ज़रिए मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि बॉस आपकी लेंथ 1.8 से लेके 2.2 तक कहीं भी हो सकती है. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल अबाउट दिस लेंथ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. ये आपको याद रखना है. इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है जिसको मैं एक्यूरेट वैल्यू बोल रहा हूँ, और उससे मैं प्लस माइनस 2 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कहीं भी इस रेंज में हो सकती है.
सो 1.9 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 2 नहीं हो सकती, 2 भी हो सकती है, 2.1 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है, हाँ, लेकिन 2.3 नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरा रेंज के बाहर निकल जाएगा। तो दिस यू कैन से एज अ टॉलरेंस कि 2 मेरी वैल्यू है एस्टिमेटेड और ये मेरा टॉलरेंस है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ अभी समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से हम वैल्यू को लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब कुछ चीज़ें और, ठीक। रिलेटिव एरर मतलब इसको भी हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल एरर। ये होता है एक्चुअल एरर डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए एम, दिस विल बी द रिलेटिव एरर। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था ये वाला, लेंथ की वैल्यू थी 2 + - 0.2, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शनल एरर की बात करूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, दिस विल बी 0.2/2, दिस विल बी द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर, इसी वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी वैल्यू को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट माई परसेंटेज एरर। जैसे इस केस में ये 0.1 × 100 मतलब 10% की एरर मैं यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव एंड परसेंटेज। रिमेंबर, रिलेटिव को ही हम फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। देखो अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिस पे हमें क्वेश्चन आएंगे, ये तो अभी तक जो किया पिछले 2 स्लाइड में वो जस्ट बैकग्राउंड, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे आएंगे। मतलब क्या होगा कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, उनकी वैल्यूज़ लिखी होंगी और उनसे डिपेंडेंट एक कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी होगी जो उनका सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट या कुछ अलग फॉर्मूला होगा उसका, और फिर गिवन दैट कि दोज क्वांटिटीज आर हैविंग दिस मच एरर्स, तो उस क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हो, जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हो उसमें क्या एरर आएगी, ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एकदम सेट फार्मूलाज हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं और सीधे फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे क्योंकि वहीं पे मेन एक्चुअल लर्निंग है हमारी, ठीक है। तो अगर आप देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ का सम है, तो उसमें जो एरर आएगी वो इनकी इंडिविजुअल एरर्स के सम के बराबर होगी। इसी तरह से अगर आप इन क्वांटिटीज़ का डिफरेंस कर रहे हो तो डिफरेंस में भी जो एरर का होगा पार्ट वो सम ही होगा। मतलब जैसे मान लो मैंने एक क्वांटिटी ए निकाली, क्वांटिटी ए वाज 1 ± 0.1 और क्वांटिटी बी वाज 2 ± 0.5, ठीक है। अब मैंने अगर a + b की एरर निकाली, ये क्वांटिटी है z, तो मैंने अगर z की एरर निकाली तो वो इसकी एरर और इसकी एरर ऐड होगी, तो डेल्टा z होगी 0.1 + 0.5, दिस विल बी 0.6। मतलब जो एरर z की रीडिंग में पॉसिबल है वो है इन दोनों के एरर्स का सम। बट मेन चीज़ क्या है कि अगर आप a - b भी करते हो तब भी एरर्स ऐड ही होते हैं, तो 0.1 + 0.5 0.6, सो डेल्टा z जो होगा वो यही रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इट मेक सेंस, क्योंकि जब आप एरर देख रहे हो तो प्लस माइनस दोनों साइड है, राइट। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर 2 रीडिंग ले रहे हो, 2 रीडिंग में हो सकता है कि ये वैल्यू 1.01 तक चली जाए और एक इसी टाइम पे ये वैल्यू जो है 2.5 तक चली जाए, तो एरर्स ऐड हो गए। सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है कि भाई एक बंदा प्लस 0.1 हो जाए, दूसरी चीज़ माइनस 0.5 हो जाए, तो प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों केस में एरर्स हमें ऐड ही करनी है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट है, मतलब z एक क्वांटिटी है जो a और b का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला जो है हम लोग रिलेटिव एरर के टर्म में लिखते हैं, वो इजी है रिमेंबर करना। डेल्टा z/z मतलब फ्रैक्शनल एरर इन z वुड बी फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। डिवीजन में भी सिंपल है, डिवीजन में भी सेम ही है, फ्रैक्शनल एरर इन z वुड बी डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, फ्रैक्शनल एरर दोनों की ऐड होगी, ठीक है। सॉरी गाइस, इफ यू हैव ए पावर फंक्शन जैसे z इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो जो फ्रैक्शनल एरर z में आएगी वो आएगी n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ a, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है z इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर m c टू द पावर k,
तो जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो कैसे आएगी, n टाइम्स डेल्टा a बाई a, मतलब फ्रैक्शनल एरर ऑफ a n टाइम्स, फ्रैक्शनल एरर ऑफ b m टाइम्स, प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ c k टाइम्स। आप देख रहे हो कि डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ अल्टीमेटली ऐड हो रहा है। जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आगे एज अ कोफिशिएंट आ जाते हैं, जो एक्सपोनेंट रहेंगे वो आगे एज ए कोफिशिएंट आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आप इसको अभी बस नोट कर लो कहीं अपने नोट्स में, जब इसको अप्लाई करने वाली बारी आएगी तो आपको फिर इसको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 जिसकी वैल्यू है ये 300 प्लस माइनस 3 ओम, R2 जिसकी वैल्यू है 500 प्लस माइनस 4 ओम। ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ है, मतलब ये इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू है और इतनी इसमें एरर्स पॉसिबल है। ये प्लस माइनस 3 पॉसिबल है, इसमें प्लस माइनस 4 पॉसिबल है। पूछा गया है कि अगर ये दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इतना याद रखना कि इसमें 2 काम करने होते हैं। पहले तो हमें विदाउट एरर वाली जो मीन वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसको यूज़ करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है रिजल्ट की। तो आपको मालूम है कि आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, इतना तो आपने 10th में पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज देखूँ बिना एरर वाली, विदाउट एरर वी विल सिंपली ऐड एंड वी विल गेट 800, ठीक है। अब हमको मालूम है कि जब सम हो रहा है दो फंक्शन का तो डेल्टा आर क्या कैसे निकलेगा, एरर इन दिस विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। मैंने आपको भी बताया था z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर डेल्टा z निकालना है तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो मतलब इसकी एरर प्लस इसकी एरर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, ये प्लस बेसिकली ये हो जाएगा 7 ओम, राइट। 3 और 4 को आप सिंपली ऐड करोगे 7 ओम, तो इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट आपका निकलेगा उसको आप लिखोगे कैसे, 800 मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है विद द फॉर्मूला, और ये प्लस माइनस जा सकता है 7, तो इसका मतलब दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर सम है तो एरर्स ऐड हो जाएंगी। अगर मान लो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 एक और होता तो उसकी भी ऐड हो जाती, दैट्स इट। तो सम का फॉर्मूला 2 के लिए बताया तो 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझेंगे। जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में एक खास बात भी है, उसके बारे में बात करेंगे पहले सॉल्व करने की, ठीक है। डेंसिटी मेजर कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब कैसा होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके का क्यूब होता है भाई हमारे पास। अगर हम देखें तो इस तरीके से क्यूब बनता है, इस तरीके से ये क्यूब रहता है हमारे पास, राइट। इसकी एक साइड की लेंथ होती है L, ठीक है, और इसका कुछ मास होता है M। तो इसकी डेंसिटी निकल के आती है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका होता है लेंथ का क्यूब। तो अगर आपको ये एज ए इसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए दी जाए क्यूब की, तो क्या करोगे, पहले इसको वेइंग मशीन में रख के इसका मास मेजर करोगे, वो एक रीडिंग होगी। फिर इसकी लेंथ मेजर कर लो, क्योंकि लेंथ मेजर करने के बाद आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो आपने लेंथ मेजर कर दिया, उसका क्यूब कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपकी डेंसिटी निकल के आती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इस फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे। अब इन्होंने मेजरमेंट जो दिए है मास का, वो दिया है 10 प्लस माइनस 0.10 kg, ठीक है, और लेंथ का लिया है L इज इक्वल टू 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ दी हुई है, मीन वैल्यूज़, और उसमें करस्पॉन्डिंग एरर्स भी अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि द रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी वुड बी, 4 ऑप्शन, रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी। तो अब इस बात को जरा ध्यान दो कि अगर डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं रो इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है, M अपॉन L क्यूब। तो ये क्या है, दिस इज डिवीजन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा रो बाई रो, दिस इज माई रिलेटिव एरर, डेल्टा रो बाई रो, ठीक है। ये आ जाएगी डेल्टा M बाई M प्लस ये L का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L। देखो ये फॉर्मूला रिकॉल करना है अपने को, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था, ठीक। अगर A की पावर N, B की पावर M, C की पावर K है, राइट, तो N टाइम्स डेल्टा A बाई A, फिर M टाइम्स डेल्टा बाई B। अब मान लो यहाँ पे M नहीं है, सिर्फ A की पावर N है, C की पावर K है, तो ये चीज़ नहीं होगी, और नीचे होगा K टाइम्स डेल्टा C बाई C, राइट। तो हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। कैसे याद कैसे रखना है कि भाई जिस होना सबका रिलेटिव एरर ऐड है, चाहे वो डिवीजन में लिखा हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो,
ऐड ही होना है, राइट। तो डेल्टा एम बाई एम प्लस होना है, चूँकि क्यूब है तो जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर के 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ और होती, यहाँ पे कुछ और लिखा होता, p की पावर 2 लिखा होता, तो यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स डेल्टा p बाई पी और लिख देता। होना सब कुछ ऐड है और 2 आ गया पहले, तो वो एक्चुअली ये नहीं है, इसलिए हटा देते हैं इसको यहाँ पे, तो ये हो, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ से हमारी ये निकल के आ रही डेल्टा एम। डेल्टा एम देखो दिखा होगा वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा एम कितने दिया हुआ अपने को 0.1। सो दिस विल बी 0.10 अपॉन मास विच इज 10 गाइस, राइट। और ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है 0.01, 0.01 अपॉन एल विच इज 0.1। जस्ट वैल्यूज डाली है, डेल्टा एम ये है और डेल्टा एल ये है और ये उसकी वैल्यू डाली। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, सो डियर ये तो हो जाएगा 0.01 और ये आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये गया और 1 0 यहाँ पे। सो ये 1/10 मतलब 0.1 मतलब 0.3। सो 0.3.01 ये दोनों ऐड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.31। दिस विल बी योर डेल्टा रो बाय रो डेंसिटी की फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे देखो डेंसिटी निकालने की मैं ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमने उनको सीधा फ्रैक्शनल एरर पूछा था, तो सीधा ये जो निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शनल एरर ही तो है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की एक कहानी है, जब ये जिस साल जेई मेंस में शायद 2019 में आया था, 2019 या 2020 ऐसे कुछ साल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो 2019 था जहाँ तक। ये जब क्वेश्चन आया था तो उस साल क्या हुआ कि ये जो इन्होंने रिलेटिव वर्ड था वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। जो क्वेश्चन में था द एरर इन डेंसिटी वॉज द एरर इन डेंसिटी, तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर एरर इन डेंसिटी पूछा जाता तो हमको निकालना पड़ता सिर्फ डेल्टा रो, ये मेरा एरर इन डेंसिटी होता। इसका मतलब क्या करना था कि इस 0.31 को हमको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो एक्चुअल डेंसिटी जो हम निकाल लेते यहाँ से, तो आंसर कुछ और आता। तो वो आंसर इनमें कहीं भी नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने शायद ये रिलेटिव वर्ड करना टाइप होना रह गया। ऑप्शंस ऐसे लिखे थे कि वो रिलेटिव के साथ मतलब एज्यूम करके कि यहाँ पर रिलेटिव है, और क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली स्ट्रैटेजी जो मार्किंग की रहती है, जैसा कभी होता है तो ऑल द स्टूडेंट्स गेट फुल मार्क्स, या हाँ मतलब ऐसे ही रहता है, ऑल द स्टूडेंट्स गेट फुल मार्क्स एंड देन, बट होता है कभी कभी इस तरीके के जो एरर्स आते हैं एग्जाम में, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये एग्जाम में आप कर रहे होगे तो आप पहले क्वेश्चन को डाउट नहीं करोगे, आप पहले अपने कैलकुलेशन में डाउट करोगे। यू माइट एंड अप स्पेंडिंग सम एक्स्ट्रा टाइम, राइट, क्योंकि दोबारा चेक करोगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, फिर छोड़ोगे एक बार बार। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपने स्पेंड किया वहाँ पे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता डियर। ये आपका अनफॉर्चुनेट ये लक है कि आप वहाँ पे टाइम, और जानते हो कि 2 या 3 मिनट भी अगर आपने एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन में दिए, या 1 मिनट भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी में दिया, उसके बदले में आप 2 क्वेश्चन और कर सकते थे। सो इट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि कैलकुलेशंस में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा है तो तुरंत उसको पार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जब टाइम बचे वापस विजिट कर लो, लेकिन उस समय उसमें स्टक मत हो जाओ, ठीक है। एनीवेज, हम क्वेश्चन को करना सीख गए, रिलेटिव एरर थी हमने निकाल ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है R = V/I, तो यहाँ पे क्या है डिवीजन फॉर्मूला है V/I। वहाँ पे V और I की वैल्यूज दी हुई हैं, 200 ± 5, I की 20 ± 2 एम्पियर। बोल रहे हैं परसेंटेज एरर इन R, तो आपको मालूम है R = अगर V/I दिया हुआ है तो डेल्टा R/R, ये कैसे आएगा भाई, डेल्टा R/I आएगा डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, कोई पावर तो है नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको निकाल लो आप, डेल्टा V/V कितना हो जाएगा 5, डेल्टा V इज 5 एंड 200 प्लस डेल्टा I 0.2 अपॉन 20। इसको आप सॉल्व करिए तो ये तो हो जाएगा 1/40, और ये कितना होगा, दिस विल बी दिस प्लस 1/100, राइट, 1/40 प्लस 1/100। और इस पूरे रीडिंग को आपको जो कि परसेंटेज निकालना है, सो आपको निकालना क्या है, डेल्टा R/R इंटू 100,
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 100/40 प्लस 100/100 विच इज़ 1। चलो उसको लिख देते हैं 100/100, तो ये तो 1 हो गया, और ये आ गया 2.5, so 2.5 plus 1 which will be 3.5%, so that means option D would be correct। कुछ नहीं गाइस, बिल्कुल सिंपल है, आप अपने पर करोगे, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा V/V डेल्टा I/I ये जो आएगा वो फ्रैक्शनल है, उसने दिया यहाँ पे परसेंटेज है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस Q इज इक्वल टू A⁴ B⁴ C स्क्वायर। एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आर्बिट क्वांटिटी है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो डिपेंडेंट है A B C पे कुछ इस तरीके से। और परसेंटेज एरर इन ABC आर गिवन। ABC की 3%, 4%, 5%, मतलब A की 3% है, B की 4% है, C की 5% है। दिस इज हमको, ये इनकी रीडिंग्स में इतनी एरर है, ये हमको दी हुई है परसेंटेज एरर। पूछ रहे हैं द परसेंटेज एरर इन Q विल बी, मतलब Q को आप इस फॉर्मूला से निकालोगे तो Q में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो अब इसको देखना है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला भी उन्होंने बताया था आपको, एक्सपोनेंट्स हैं, A⁴ है, B³ है, और नीचे C स्क्वायर्ड है गाइज, राइट। तो यहाँ से आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है डेल्टा Q/Q। ये क्या आएगा 4 टाइम्स डेल्टा A/A प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B/B प्लस डिवीजन में है उससे फर्क नहीं पड़ता, होना सब कुछ ऐड है, 2 टाइम्स डेल्टा C/C। अब चूंकि परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो परसेंटेज एरर टोटल कितनी आ जाएगी, इसकी 4, इसकी परसेंटेज एरर दी हुई है अपने को 3, तो सीधे यहाँ पे 3 डालो, इसकी 3 इंटू इसकी परसेंटेज एरर दी हुई है 4, तो 4 डालो प्लस 2 इंटू 5। गाइस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब जगह 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी परसेंटेज एरर निकलेगी 4 टाइम्स इसकी परसेंटेज एरर, 3 टाइम्स इसकी परसेंटेज, 2 टाइम्स इसकी परसेंटेज। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आ गया 12 + 12 + 10 विच विल बी 34%। तो इसका मतलब ऑप्शन C वुड बी करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ चैप्टर छोड़ने वाला है ही नहीं, ये टॉपिक छोड़ने वाले है ही नहीं, ये तो स्कोरिंग है। मतलब इसमें फिजिक्स, इमेजिन करो मैकेनिक्स के टफ क्वेश्चंस, इसमें आपको फोर्स डायग्राम बनाना है, फोर्स को समझना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करना है एंड तक, और सही रिजल्ट लेके आना है, तब आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे उसी 4 मार्क्स के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ टेक्निक्स है, अगर आप सीख जाओ ये आपके पास सीधा पॉकेट में मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुल किया है। बाकी इसमें पूरे क्वेश्चन आप मेन से देखोगे ऐसे ही रिपीट होते हैं, अलग अलग फॉर्मूला देके आपसे वो परसेंटेज एरर निकलते रहते हैं। तो आपको पता है कि सम प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन एक्सपोनेंशियल रूल क्या है, एक बार रूल पता लगाते जाओ, करते जाओ। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, क्या बोल रहे हैं भाई, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम मतलब एक बॉब को एक थ्रेड से लटका देते हैं और उसको ऑसिलेट करने देते हैं। तो उसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब कि कितने टाइम में वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, T = 2π√L/g, जो कि L जो है वो पेंडुलम की लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, और G जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये फॉर्मूला अपने को पता है। अब वो बोल रहे हैं कि लेंथ मेजर करी है 1 मीटर फ्रॉम ए मीटर स्केल ऑफ मिनिमम डिवीजन 1 mm, ठीक है। और जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है मतलब T जो मेजर किया है, टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ये किया है मेजर 1.95 सेकेंड फ्रॉम ए स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकेंड रेजोल्यूशन। मतलब ये इसका मिनिमम टाइम है जो ये मेजर कर सकती है, 0.01 सेकेंड। अब बोल रहे हैं परसेंटेज एरर इन G वुड बी। अब इसमें पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको एक्चुअल वैल्यू तो दी हुई है, ये L की वैल्यू दी हुई है और ये T की वैल्यू दी हुई है। अब कहानी ये है कि डेल्टा L और डेल्टा G की वैल्यू क्या है, मतलब डेल्टा L कहाँ से लेके आए या फिर डेल्टा T कहाँ से लेके आए, वो दिया ही नहीं इन्होंने। एक बात याद रखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो तो उसमें जो एरर पॉसिबल है मैक्सिमम, वो उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होगी।
देखो जैसे मान लो ये मेरा एक ये एक मेरा मीटर स्केल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल रूलर है, ठीक है, जिससे आप मेजर करते हो। अब इसमें इस तरीके के मिनिमम डिवीजन है 1 mm 1 mm के, ठीक है, कुछ इस तरीके से हैं, ये हमारे डिविजन्स हैं। तो जब आप कुछ मेजर करोगे, मान लो मेजर करते टाइम आपकी चीज़ ये मान लो 3 मीटर का मार्क है, ठीक है। अब इसके आगे दो रीडिंग आपकी जो एक्चुअल है, जो पॉइंटर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, या तो आप इसके एक आगे वाला पढ़ सकते हो रीडिंग लेते टाइम, मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, या तो इसके एक्चुअल का एक आगे वाला पढ़ सकते हो या एक्चुअल के एक पीछे वाला पढ़ सकते हो। इतना ही तो एरर पॉसिबल है, और क्या करोगे। मिनिमम जिससे वो मैच कर रहा है, आपको ऐसा दिखाई देगा कि यार ये इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, या इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो जो लीस्ट काउंट है वही उसकी एरर पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर है, और वो हो जाएगी लेंथ की हो जाएगी 1 mm। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि लीस्ट काउंट इज योर एरर, लीस्ट काउंट इज योर एरर। तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू हम लिख लेंगे, लेंथ की वैल्यू लिख लेंगे 1 मीटर प्लस माइनस 0 मतलब 1 mm है ना, तो 1 mm को हम 1 × 10⁻³ मीटर लिखेंगे। तो ये कुछ आ जाएगी 1 मीटर प्लस माइनस 0.001 मीटर, ये लेंथ की वैल्यू आ गई। आई होप आप समझ गए होगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लीस्ट काउंट होगी उस इंस्ट्रूमेंट जिसे मेजर कर रहे हो वही उसकी एरर हो जाएगी, अगर आपको एरर नहीं दी हुई है एक्सप्लिसिटली तो। अब स्टॉप वॉच में आपने टाइम पीरियड मेजर किया, वो वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू आपने जो मेजर करी है वो ये है 1.95, और ये गाइस प्लस माइनस आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका रेजोल्यूशन है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है, ये मिनिमम टाइम जो उससे आप मेजर कर सकते हो। तो या तो इससे मतलब एक्चुअल टाइम से उतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, ये आपकी वैल्यू। मेन कॉन्सेप्ट इसमें था, बाकी वो सवाल वैसे ही है। अब ये बोल रहे हैं परसेंटेज एरर इन जी, बात कर रहे हैं परसेंटेज एरर इन जी की। तो आप कैसे निकालोगे, तो पहले इस फॉर्मूला में जी को पहले सब्जेक्ट बनाओ। करंटली का सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इज टी, जिससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है जी से, तो लेट्स क्रिएट जी एज द सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू L/G। तो यहाँ से डियर आपका जी क्या आ गया, जी आपका आ गया 4π² L/T²। ये आपका जी निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको दिख गया कि भाई ΔG/G, और क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर, तो मतलब इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो 4π² है कांस्टेंट, तो दिस विल हैव नो रोल इन योर जी का एक्चुअली परसेंटेज एरर, क्योंकि 4π की वैल्यू एक्चुअल्स होगी, जो पाई की वैल्यू वही डालोगे, तो इसमें तो कोई मेजर किया नहीं आपने, तो ये तो इसको भूल जाओ, कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको भूल जाओ आप, कि ये आपके एरर परसेंटेज कैलकुलेशन में पार्ट ही नहीं लेगा। तो ये आ जाएगा L, तो ये जाएगा ΔL/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ΔT/T इंटू 100। 2 क्यों किया, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यस क्योंकि T² था। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर, इतना मैं आपसे मतलब आराम से ट्रस्ट कर सकता हूँ आप लोग को कि ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ΔL की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है 0.001, L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, ΔT की वैल्यू आपको दी हुई है 0.01, और T की वैल्यू दी है 1.95। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर है वो ये आता दिखेगा 1.13%, 1.13% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेन जो क्रक्स था वो बता दिया। ऐसा कई जगह, ऐसे बार मेंस में कई बार एडवांस में भी क्वेश्चन आए जहाँ पे एरर की जगह उन्होंने लीस्ट काउंट दे दी है, तो याद रखना है कि जब एरर नहीं दी है तो लीस्ट काउंट इज द एरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा धमाकेदार है, ठीक, जो कि इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा चलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब कभी ऐसा आपके सामने आ जाए कि आपने सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, डिवीजन, एक्सपोनेंट सब फॉर्मूले देखें, बट ये आपको जो फॉर्मूला मिले वो इनमें से कुछ भी ना हो, कुछ और फॉर्मूला हो, तो आप परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे। तो
जरा क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है जेई मेंस का है, ठीक है, आज 2021 में आया था ये। R1 की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है ये, और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है ये। दो रेजिस्टेंस हैं, उनकी दो अलग अलग वैल्यूज, मीन वैल्यूज दी हुई हैं और एरर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पूछा है पैरेलल में कनेक्ट करने पे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा इनमें से। अब देखो पैरेलल में यार कैसा होता है, जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये ना तो एक्सपोनेंट फॉर्म है ना डिवीजन फॉर्म है, ये कुछ अलग ही फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया है। तो R1 प्लस R2 भी नहीं है, R1 इंटू R2 भी नहीं है, R1 अपॉन R2 भी नहीं है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का कोई पावर भी नहीं है, 1/R1 प्लस 1/R2 है। तो ये हमारे जो सेट टेम्पलेट फॉर्मूलाज हैं इसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली अब हम बात करेंगे वो जो फॉर्मूला आपने सीखे हैं सारे, वो फॉर्मूले आए कहाँ से, राइट। जो हमने एक्सपोनेंट का पावर वाला फॉर्मूला निकाला वो आया कहाँ से, तो वो यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा। तो क्योंकि वो फॉर्मूला मतलब वो बेसिक फंडामेंटल की फॉर्मूला आता कहाँ से है, आपको क्यों नहीं बताया, ताकि ज़्यादा केसेस में आपको वही सम प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन होगा तो आप उनसे कर लोगे। ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करोगे? जब ऐसा कुछ आएगा डियर, तो याद रखना है कि हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। आपको ये पता है कि अगर 1/x एक क्वांटिटी है तो इसका डिफरेंशिएशन -1/x² आता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू -1/x²। तो मालूम है आपको, राइट, nx n-1। तो यहाँ से बताओ dy क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/x² टाइम्स dx, ऐसे लिख सकता हूँ। dx को उधर ले जाऊँ, एक ही तरीका है। अब dx को अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे डेल्टा y लिख दें तो हो जाएगा 1/x² टाइम्स डेल्टा x। ये समझ रहे हो? डिफरेंशिएट करके क्या आया, जो भी आया, और सामने ये डेल्टा x लगा दिया उसके, ठीक। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, इसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है वो सीख लो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी चीज़ लिखी उसका -1/R² होगा, ठीक है, और टाइम्स डेल्टा R होगा। ये तो किया था, -1/x² टाइम्स डेल्टा x, सो -1/R इक्वलेंट² डेल्टा R इक्वलेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/R1² टाइम्स डेल्टा R1, ये आ जाएगा -1/R2² डेल्टा R2। बस ये लिख दिया, मतलब गेम ओवर हो गया। ये सारे साइंस सब प्लस हो जाएंगे, सब माइनस है सब प्लस हो जाएंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग R इक्विवेलेंट तो निकाल ही लें। ये तो आपको पता ही होगा कि R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। यहाँ पे निकल लेता हूँ। इसका हम लोग को पता है 1/R1 प्लस 1/R2, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप देखो 4 और 4 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस आर देयर। इफ़ यू ऐड देम इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस वुड बी हाफ। तो ये वैसे भी अपना 2 ओम आ गया। तो इसका मतलब डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट स्क्वायर। तो ये R इक्विवेलेंट कितना है आपका 2 ओम, तो ये हो गया 4। ये हो जाएगा 1/R1²। R1² मतलब 16 इंटू डेल्टा R1 मतलब 0.8 प्लस 1/R2² मतलब अगेन 1/16, लेकिन ये क्या हो गया डेल्टा R2 विच इज़ ओनली 0.4 गाइस, ठीक। अब हमको सिर्फ इससे मतलब है डेल्टा R इक्विवेलेंट। तो ये 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हुआ, तो ये आया 0.2 और ये आएगा 0.1, हो गया 0.3। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो गया C। 2 इज द एक्चुअल रीडिंग, मीन रीडिंग, प्लस माइनस 0.3। So with this we end the session on errors. The next session will be on significant digits, and that is the last topic, and again very simple topic, and we'll finish this chapter with that topic only, significant digits. ठीक है, thank you.